हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑन ट्रैक। आज हम लोग फंड ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। जो गवर्नमेंट के पास जो फंड होता है वो पैसा कहाँ से आता है और कहाँ पे जमा होता है। गवर्नमेंट के पास जो पावर है वो फंड को खर्च करने का पावर है, कहाँ से कब कब किस फंड से पैसा निकाल सकती है गवर्नमेंट। इस सारी चीज़ को हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है मेरा फंड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो फंड्स ऑफ इंडिया है मेरा, ठीक है, फंड्स ऑफ इंडिया, तो फंड्स ऑफ इंडिया में जो है आपका 3 तरह का फंड होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अगर हम बात करेंगे तो 3 तरह का फंड होगा। पहला होता है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं संचित निधि। ठीक है, क्या बोलते हैं, संचित निधि बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से जो है सेकेंड होता है आपका, सेकेंड होता है, ये हो गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सेकेंड होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट होता है इसी तरह से, जिसको हम लोग बोलते हैं आकस्मिकता निधि। ठीक है, आकस्मिकता निधि। ठीक है, तो ये जो फंड होता है गवर्नमेंट के पास, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की अगर बात करें या फिर कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात करेंगे, और इसके अलावे एक फंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं, जो तीसरा फंड होता है वो होता है पब्लिक अकाउंट। ठीक है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया या फिर पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, लोक निधि बोलते हैं। ठीक है, लोक निधि बोलते हैं। ठीक है, तो इस तीनों को हम लोग अलग अलग डिस्कस करते हैं कि आखिर ये क्या होता है ना। सबसे हम पहले अगर हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, ठीक है, चलिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो जैसे मान चलिए ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, इसमें पैसा कहाँ से आता है, तो सबसे पहले तो आप जो जितना भी टैक्स हो गया, ठीक है, जो जीएसटी हो गया फिर या फिर इनकम टैक्स हो गया, जो भी पैसा है, ठीक है, तो अगर टैक्स जो हो गया वो जमा होगा, कहाँ पे जमा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संचित निधि में जमा हो जाएगा। ठीक है, संचित निधि में जमा होगा, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करेंगे, जैसे मान चलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये वर्ल्ड बैंक से कुछ लोन ले ली। ठीक है, तो जो लोन है, वो जो लोन का अमाउंट है वो कहाँ पे जमा हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा आपका, लोन का जो अमाउंट है वो कहाँ पे जमा हो जाएगा, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर बात करते हैं, अगर हम बात करें, मान चलिए ये तो लोन की बात हो गई है ना। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे, मान चलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी पुअर कंट्री को कुछ लोन दे दी। ठीक है, तो वहाँ से जो इंटरेस्ट आएगा, उस लोन से जो इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, इंटरेस्ट आएगा, वो पैसा हमको कहाँ रखना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, जो लोन से जो इंटरेस्ट आएगा ये भी आपका संचित निधि में जमा होगा। उसी तरह से जो मान चलिए आपने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी पुअर कंट्री को लोन दी है, वो अगर लोन को रिटर्न करना चाहती है, ठीक है, अगर लोन को रिटर्न करना चाहेगी तो वो कहाँ पे जमा हो जाएगा, ये आपका संचित निधि में जमा हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि हम खजाना को कैसे भरेंगे, है ना। ये हो गया मेरा संचित निधि को, एक तो हो गया टैक्स से, है ना, या फिर लोन से हो जाएगा, और इंटरेस्ट से हो जाएगा, या फिर लोन अगर किसी को दिए हैं तो वो पैसा फिर से अगर रिटर्न करेगी तो कहाँ जमा हो जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मान चलिए जो पैसा जमा हुआ है, इस पैसा के बारे में अगर हमको इस पैसा को खर्च करना है, ठीक है, अब अगर हमको इस पैसा को खर्च करना है, अगर एक्सपेंडिचर करना है, ठीक है, अगर हमको खर्च करना है तो इस पैसा को खर्च करने से पहले हमको पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, पार्लियामेंट अप्रूवल इज नेसेसरी। ठीक है, प्रायर पार्लियामेंट का जो है वो खर्च करने से पहले लेना पड़ेगा, मतलब प्रायर अप्रूवल ऑफ
पार्लियामेंट, ठीक है, प्रायर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। अगर हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करें या फिर उसी तरह से अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो प्रायर अप्रूवल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जो है पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट। तो अगर हम बात करें तो आपका ये चीज़ आपको याद रखना कि प्रायर इसमें अप्रूवल लेना जरूरी है पार्लियामेंट का, ठीक है। उसी तरह से आपको इसमें ध्यान रखना है जो एक्सपेंडिचर है, अगर हम इसका जो प्रोविज़न है इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का जो संचित निधि है, इसका जो प्रोविज़न है, ये प्रोविज़न है आपका आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो आर्टिकल है ये आपका आर्टिकल है 266 के 1 में, ठीक है। 266 के चैप्टर 1 में दिया हुआ है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में लिखा हुआ है, ठीक। अब उसी तरह से अगर मान चलिए जो पैसा खर्च हुआ है, ठीक, अब उस पैसा को जो खर्च हुआ है तो उस पैसा को खर्च जो हुआ तो उसको ऑडिट कौन करेगा, ठीक है। तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को जो अगर हमको इसको ऑडिट करना है, ठीक है, अगर इसको ऑडिट करना है तो ये जो ऑडिट का पावर है ये किसके पास पावर है, ये कैग के पास पावर है, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, कैग के पास ये पावर है ऑडिट करने का, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं, मान चलिए ये पैसा हमको खर्च करना है, ठीक है, तो जब खर्च करेंगे तो हमको पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, है ना, पहले लेना पड़ेगा। अब सेकंड में हम लोग चलते हैं, सेकंड देखते हैं जो मेरा है वो है मेरा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया को क्या बोलते हैं, आकस्मिकता निधि बोलते हैं, ठीक है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो कंटीजेंसी फंड है मेरा आकस्मिकता निधि है, ये आपका जो है आर्टिकल 267 में दिया हुआ है, ठीक है, आर्टिकल 267 में 267 के चैप्टर 1 में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है, हम लोग तो अभी तक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया देखे, तो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या है, अगर मान चलिए आपको पैसा ऐसे कंडीशन में खर्च करना है जहाँ पे कुछ इमरजेंसी आ जाए, ठीक है, जब इमरजेंसी आ जाएगा तो वहाँ पे अगर आपको पैसा खर्च करना है जिसके बारे में आपको नहीं पता था, जैसे मान चलिए फ्लड आ गया, ठीक है, तो अगर फ्लड आ गया यहाँ पे अगर आपको पैसा खर्च करना है तो आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं, आप वहाँ से पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं खर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे पार्लियामेंट का प्रायर अप्रूवल लेना ज़रूरी है, पहले अप्रूवल लेना ज़रूरी है, उसके बाद जब तक में पार्लियामेंट अप्रूव करेगा तब तक पता चलेगा कि कितना ज़्यादा आपका यहाँ पे डैमेज हो चुका है, जैसे फ्लड आ गया या फिर भूकंप आ गया, इस तरह से कुछ भी डिसेस्टर आ गया है ना, तो वहाँ पे जो पैसा खर्च करना है वो पैसा हम लोग कहाँ से खर्च करेंगे, वो हम लोग पैसा खर्च करेंगे कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से खर्च करेंगे, ठीक है। तो जो सेक्रेटरी होता है, ठीक है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी है उसके पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे उस पैसा को खर्च कर सकता है, ठीक है। उसी तरह से आपको ध्यान रखना है, अब जो हम लोग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया देखे उसमें तो हम लोग देख लिए कि खजाना कहाँ कहाँ से बढ़ेगा मेरा। अब कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में कहाँ से पैसा बढ़ेगा, तो इसका पैसा फिक्स किया गया है, ठीक है, इसका जो है पैसा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का जो पैसा है ये फिक्स कर दिया गया है। आपका जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होगा ये 500 करोड़ फिक्स किया हुआ, ठीक है, इसी 500 करोड़ से आपको खर्च करना है। अगर कहीं बाढ़ आ गया या फिर कहीं पे भूकंप आ गया या फिर किसी तरह का अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर हमको करना है जिसके बारे में हमको पहले से नहीं पता था, ठीक है, तो वहाँ पर अगर हमको पैसा खर्च करना है तो आप कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालेंगे, ठीक है। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे उससे पैसा खर्च करेगी, ठीक है। उसी तरह से स्टेट का भी होता है, तो वहाँ पे हो जाएगा कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट, प्रत्येक अपना अपने स्टेट का एक कंटीजेंसी फंड होता है, ठीक है, कि अगर किसी भी तरह का अनफोर्सिन इवेंट हो, इमरजेंसी कंडीशन हो तो वहाँ पे हम लोग पैसा खर्च कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आकस्मिकता निधि, ठीक है। तो आकस्मिकता निधि से अगर हमको पैसा खर्च करना है तो वो हम लोग इमरजेंसी कंडीशन में खर्च करेंगे। तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट, ठीक है, पब्लिक अकाउंट। तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो ये जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 266(2) में दिया हुआ है। आप ध्यान रखेंगे
जो मेरा संचित निधि था, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया था, वो आपका था 266 का 1 में, ठीक है। और अभी जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया हम लोग देख रहे हैं वो है 266 के 2 में, ठीक है। तो अब पब्लिक अकाउंट क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पैसा जमा नहीं हुआ उसको छोड़ करके जितने भी मेरा पैसा है, ठीक है, वो पैसा कहाँ पे जमा हो जाएगा, पब्लिक अकाउंट में जमा हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मान चले हम बात करते हैं सेविंग की, ठीक है, बैंक सेविंग की बात करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट का, अलग अलग मिनिस्ट्री का जो बैंक सेविंग है, ठीक है, बैंक सेविंग है, ये पैसा अगर हमको जमा करना है अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्री का, तो ये कहाँ जमा हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा मेरा पब्लिक अकाउंट में जमा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे नेशनल स्मॉल सेविंग फंड का, ठीक है, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड होता है, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, तो ये पैसा कहाँ पे जमा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पब्लिक अकाउंट में जमा हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड की बात करेंगे, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड का जो पैसा जमा हो जाएगा कहाँ जमा हो जाएगा, ये आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जमा होगा, ठीक है। उसी तरह से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो मान चलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसका पीएफ कटता है ना, प्रोविडेंट फंड कटता है, तो जो पैसा प्रोविडेंट फंड से जो पैसा आ रहा है, ठीक है, जो प्रोविडेंट फंड से जो पैसा आ रहा है वो कहाँ पे जमा हो जाएगा, प्रोविडेंट फंड का जो पैसा प्रोविडेंट फंड का पैसा आ रहा है वो कहाँ पे जमा हो जाएगा, पब्लिक अकाउंट में जमा हो जाएगा, ठीक है। पीएफ का जो पैसा रहता है ये पब्लिक अकाउंट में आके जमा हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे इंश्योरेंस का जो पैसा है, पोस्टल इंश्योरेंस का, वो पैसा कहाँ जमा हो जाएगा, पोस्टल इंश्योरेंस का जो पैसा जमा हो जाएगा आपका, वो जमा हो जाएगा पब्लिक अकाउंट में जमा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो पैसा है मेरा, वो पैसा कहाँ जमा हो जाएगा, पब्लिक अकाउंट में, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा नहीं था। अब ध्यान रखना है आपको, हम लोग देख लिया अभी जो पब्लिक अकाउंट है, जो पब्लिक अकाउंट है ये किस आर्टिकल में है, 266 के 2 में दिया हुआ है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल इसमें ज़रूरी नहीं है, ठीक है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल इसमें ज़रूरी नहीं है पब्लिक अकाउंट के लिए। तो ये हम लोग कुछ जो है तीनों अकाउंट के बारे में देख लिए। अब हम लोग देखते हैं एक्सपेंडिचर, कुछ एक्सपेंडिचर के बारे में देख लेते हैं कि जो टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। जो एक्सपेंडिचर है मेरा, जो खर्च हो रहा है पैसा, ठीक है, एक्सपेंडिचर जो हो रहा है मेरा, तो एक्सपेंडिचर जो पैसा खर्च हो रहा है, तो सबसे पहला जो होता है वो होता है चार्ज एक्सपेंडिचर, ठीक है, चार्ज एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या हुआ, ये एक्सप्रेशन नहीं है, एक्सपेंडिचर है, ध्यान रखेंगे। तो जो चार्ज एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है, ये नॉन वोटेबल होता है नेचर में, ठीक है। जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है ये आपका नॉन वोटेबल होता है, ठीक। नॉन वोटेबल का मतलब क्या हुआ, नॉन वोटेबल का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, वहाँ पे उसमें जो पैसा है कुछ, तो उस पैसा को अगर हमको खर्च करना है, ठीक, तो ये नॉन वोटेबल होगा। जो चार्ज एक्सपेंडिचर होगा वो आपका नॉन वोटेबल होगा। मतलब क्या हो गया, जो एमपी है मेरा, एमपी इसको वोट नहीं कर सकता है। अगर हमको सैलरी देना है चार्ज एक्सपेंडिचर से, तो उसको एमपी वोट करके कम नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सैलरी की, जैसे अगर हम बात एग्जांपल ले लेते हैं, मान चलिए सुप्रीम कोर्ट की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हमको सैलरी देना है, ठीक है, तो एमपी के पास ये पावर नहीं है कि इसको जो है आपका जो है वोट दे करके इसके सैलरी को कम किया जा सके, ठीक है, इसके पास पावर नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज एक्सपेंडिचर बोलेंगे, जो कि नॉन वोटेबल होता है। उसी तरह से हम देखेंगे कि चार्ज एक्सपेंडिचर से हम लोग किसको किसको आपका जो है पैसा दे सकते हैं, जो सैलरी वैलरी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल ज़रूरी नहीं है चार्ज एक्सपेंडिचर में, ठीक है, आपको पैसा देना ही देना है, चाहे आपको, जैसे अगर हम अभी कोरोना की बात करें, तो कोरोना की कंडीशन में क्या है, अभी का कंडीशन कैसा है कि पैसा जो है गवर्नमेंट के पास कम है, ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास कम है, तो अभी गवर्नमेंट क्या किया है, गवर्नमेंट क्या की, जो जितना भी आपका तो गवर्नमेंट इस कोरोना कंडीशन में गवर्नमेंट क्या की, जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका जो डीए है, ठीक है,
जो डियरनेस अलाउंस होता है तो महंगाई भत्ता होता है उसको फ्रीज कर दिया, तो ये आपका वोटेबल हो गया, वो वोट के आधार पे हो गया। उसी तरह से अगर हमको मान चलिए प्रेसिडेंट का जो सैलरी है, तो क्या एमपी के पास पावर है इतना कि उसका सैलरी को कम कर सके वोट के द्वारा? नहीं है पावर, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जो सैलरी है वो कहाँ से जाता है, वो चार्ज एक्सपेंडिचर से जाता है, जो कि नॉन वोटेबल होता है नेचर में, ठीक है। तो हम देखेंगे कि किसका किसका जो सैलरी है, अलायंस या पेंशन, ठीक है। हम बात करेंगे सैलरी की, ठीक है, सैलरी की बात करेंगे, या फिर अलायंस की बात करेंगे, जो भत्ता है, ठीक है, उसकी बात करेंगे, या फिर पेंशन है उसकी बात करेंगे। तो ये सब जो बात करेंगे किसका किसका चार्ज एक्सपेंडिचर होता है उसको देख लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगा, ठीक है। आपका सबसे पहले आ जाएगा आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे, जो चार्ज एक्सपेंडिचर है उससे सैलरी, अलायंस और जो भी आपका उसका पेंशन होगा, अगर हमको राष्ट्रपति महोदय को जो सैलरी देना है तो वो सैलरी हम लोग कहाँ से देंगे, कंसोलिडेटेड चार्ज एक्सपेंडिचर, चार्ज जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है आपका वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगा इसको, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सैलरी होगा, ठीक है, उसके ऑफिस में जो भी है स्टाफ आपका उसका सैलरी होगा, अलाउंस होगा, वो सारे जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के चार्ज एक्सपेंडिचर से जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे जो राज्यसभा का जो चेयरमैन है, ठीक है, जो राज्यसभा का जो चेयरमैन है, अध्यक्ष महोदय है, उसका हमको सैलरी देना है, डिप्टी चेयरमैन का सैलरी देना है, ठीक है, तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगा, वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे लोकसभा की, ठीक है, तो लोकसभा में जो स्पीकर होता है, ठीक है, जो स्पीकर होता है उसका हमको सैलरी देना है, उसका उसका जो भी सैलरी अलाउंस की हम अगर बात करें, या फिर डिप्टी स्पीकर हो गया, ठीक है, तो डिप्टी स्पीकर हो गया, इसके सैलरी अलाउंस की बात करेंगे, पेंशन की बात करेंगे, तो वो कहाँ से जाएगा आपका, ये जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के चार्ज एक्सपेंडिचर जाएगा, जिसको वोट करके कम नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके अलावे अगर हम बात करें तो कैग, ठीक है, कैग को अगर हमको सैलरी देना है वो चार्ज एक्सपेंडिचर से जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी का जो चेयरमैन है और मेंबर है उसको हमको सैलरी देना है, वो चार्ज एक्सपेंडिचर से जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज का, ठीक है, ध्यान रखेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसको अगर हमको सैलरी अलाउंस जो भी देना है, जो गवर्नमेंट सैलरी देगी, वो कहाँ से जाएगा, चार्ज एक्सपेंडिचर से जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के चार्ज एक्सपेंडिचर से जाएगा। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे जो हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट का जो जज है, हाई कोर्ट का जो जज है, इसको सैलरी जो देती है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से देगी, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से देगी, जो हाई कोर्ट का जो जज है, हाई कोर्ट का जो जज है, ठीक है, ये आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं जाएगा, ये कहाँ से जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जाएगा, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से हमको इसको जो है जज को यहाँ पे जो हाई कोर्ट का जज होगा, ठीक है, उसका अगर हमको सैलरी की बात आएगी तो जो सैलरी और अलायंस होगा वो कहाँ से जाएगा, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जाएगा, ठीक है, जो जज का आपका हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पे हाई कोर्ट, जब हाई कोर्ट का जो जज है वो जब रिटायर कर जाएंगे तो उसको जो पेंशन मिलेगा, ठीक है, जो उसको पेंशन मिलेगा वो पेंशन कहाँ से मिलेगा, ये आपका मिलेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलेगा, ठीक है, सैलरी मिलेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, ठीक है। लेकिन जब रिटायर हो जाएंगे तो जो पेंशन है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। जो पेंशन है, जो पेंशन हम लोग को, जो हाई कोर्ट का जज है उसको पेंशन कहाँ से दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जबकि उसका सैलरी और अलायंस कहाँ से दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब जितने अभी हम बताए ये सब क्या होते हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं, इसको एमपी जो है कम नहीं कर सकते। हाँ, एक बात है कि इस पे जो है डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वोट से इसको कम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसी तरह से होता है, एक वोटेड होता है, ठीक, अभी तो हो गया चार्ज एक्सपेंडिचर, और एक होता है वोटेड या वोटेबल बोलते हैं, ठीक है, वोटेबल एक्सपेंडिचर। वोटेबल एक्सपेंडिचर, वोटेबल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, जो मेरा मान चलिए बजट हो गया, ठीक है, तो जो बजट है मेरा, जो एक्चुअल बजट है मेरा,
एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। जो बजट है, उस बजट जो होता है वो एक्चुअल में मेरा क्या होता है, वो टेबल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। जैसे अगर हम मान चलिए हमको रेलवे की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, जो अगर हम रेलवेज की बात करें तो रेलवे को जो है मान चलिए 500 करोड़, ठीक है, ग्रांट किया गया, ठीक। तो ये जो है 500 करोड़ जो है एक डिमांड फॉर ग्रांट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, डिमांड फॉर ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट। तो डिमांड फॉर ग्रांट जारी किया जाता है। तो डिमांड फॉर ग्रांट में क्या होता है आपका डिमांड फॉर ग्रांट में क्या होता है, डिमांड फॉर ग्रांट, ठीक है। तो अगर मान चलिए हमको जैसे अगर हम बात करेंगे रोड की बात करते हैं, ठीक है। मान चलिए हमको रोड बनाने के लिए, ठीक है, रोड बनाने के लिए 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ रुपया जारी करना है। तो इसके लिए 100 करोड़ जारी करने के लिए जो पार्लियामेंट में है वहाँ पे एमपी जो है इसको वोट करेगा कि हाँ रोड बनाने के लिए 100 करोड़ का ज़रूरत है। उसके लिए एक डिमांड फॉर ग्रांट जारी किया जाएगा और इसके लिए जो है 100 करोड़ रुपया इसको जारी कर दिया जाएगा रोड बनाने के लिए, ठीक है। तो ये वोटेबल इन नेचर होता है। अगर उसको लगेगा कि नहीं 100 करोड़ कम है, इसको 200 करोड़ किया जाए, तो वो वोट दे करके इसको 200 करोड़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे वोटेबल। उसी तरह से अगर हम जितना भी एमपी एमएलए हो गया उसका अगर जैसे भी सैलरी का अगर हम बात करें तो अभी सैलरी को कम कर सकता है, ठीक है, वोट दे करके, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया आपका वोटेबल इन नेचर होता है, ठीक। डिमांड फॉर ग्रांट हो गया। अब हम एक देख लेते हैं यहाँ पे एक सप्लीमेंट्री ग्रांट को देख लेते हैं, ठीक। सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है, जैसे मान चलिए सप्लीमेंट्री ग्रांट, ठीक है, ये क्या होता है। सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है, जैसे कोई डिमांड फॉर ग्रांट जारी किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, लेकिन अगर लग रहा है कि पार्लियामेंट को जो रोड बनाने के लिए जो पैसा दिया गया है वो कम है, ठीक है। अगर मान चलिए 500 करोड़ दिया गया, ठीक है, 500 करोड़ दिया गया है रोड बनाने के लिए, लेकिन अगर पार्लियामेंट को लग रहा है कि ये पैसा कम है तो इसको बढ़ा करके ठीक है, अगर कम है तो उस करेंट फाइनेंशियल ईयर में कुछ बढ़ा करके जो ग्रांट जारी किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री ग्रांट बोलेंगे। तो 500 करोड़ को अगर 600 करोड़ बना दिया गया, ठीक है, 600 करोड़ बना दिया गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका सप्लीमेंट्री ग्रांट बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से हम एक और होता है आपका एडिशनल ग्रांट, ठीक है, एडिशनल ग्रांट देख लेते हैं, ठीक है। तो एडिशनल ग्रांट क्या होता है, जैसे पार्लियामेंट कुछ पैसा अप्रूव किया, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट में जब पैसा पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव किया गया, ठीक है, तो उस फाइनेंशियल ईयर में जो जारी किया गया, सपोज एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए पैसा जारी किया गया, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए पैसा जारी किया गया, ठीक है, लेकिन सपोज हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए पैसा जारी नहीं किया गया। सपोज हेल्थ जब बजट पेश हो रहा था तो वहाँ पे जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए पैसा जारी नहीं किया गया, तो हमको अब नया सर्विस इस हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए जो है हमको जो है एक ग्रांट जारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो नया सर्विस के लिए अगर हमको पैसा ग्रांट जारी करना पड़ेगा तो उस ग्रांट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस ग्रांट को बोलेंगे एडिशनल ग्रांट, ठीक है। जो फाइनेंशियल ईयर में बजट में जो है कोई भी उस डिपार्टमेंट को पैसा उसके लिए जारी नहीं किया गया था, नया सर्विस है, ठीक है। तो नया सर्विस के लिए हम जो पैसा जारी कर रहे हैं, जो ग्रांट जारी किया गया उसको क्या बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, एडिशनल ग्रांट बोला जाएगा, ठीक है, एडिशनल ग्रांट बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे तो एक और होता है एक्सेस ग्रांट, ठीक है। एक्सेस ग्रांट क्या होता है, जैसे मान चलिए किसी डिपार्टमेंट को, जैसे सपोज मान चलिए एजुकेशन पे, ठीक है, सपोज एजुकेशन पे 50 करोड़ एग्जांपल हम ले लेते हैं, 50 करोड़ रुपया डिमांड फॉर ग्रांट जारी किया गया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जो मिनिस्ट्री है वो इस 50 करोड़ के बदले जो है पैसा खर्च कर दी 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ रुपया पैसा खर्च हो गया, या फिर मान चलिए 60 करोड़ रुपया पैसा खर्च हो गया, ठीक है, 60 करोड़ रुपया पैसा खर्च हो गया। तो जब 60 करोड़ हो गया, जो एक्स्ट्रा 10 करोड़ है वो मेरा क्या हो गया, एक्सेस ग्रांट हो गया, ठीक है। तो ये जो 10 करोड़ रुपया फिर से ग्रांट कराना पड़ेगा, इस ग्रांट कराने के लिए, इस 10 करोड़ को ग्रांट कराने के लिए जो
आपका पार्लियामेंट में रिकमेंडेशन भेजा जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेस ग्रांट बोलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखें आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया देखें। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया देख लिए। उसके बाद हम लोग क्या देखें, कंटीजेंसी फंड देखे, है ना, कंटीजेंसी फंड देख लिए, कंटीजेंसी फंड देखे, और क्या देखे, पब्लिक अकाउंट देखे, पब्लिक अकाउंट इसमें इंडिया का और स्टेट का। उसी तरह से अगर हम मान चलिए गवर्नर है, ठीक है, तो गवर्नर है, तो गवर्नर ऑफ स्टेट है, ठीक है, जो राज्यपाल महोदय है, गवर्नर ऑफ स्टेट है, इसको जो सैलरी देना है, इसको जो अलाउंस देना है, तो जो भी है वो कहाँ से जाएगा, ये आपका जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जाएगा। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जाएगा इसका। ठीक है, और ये चार्ज एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, मतलब इसको कम नहीं किया जा सकता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे इमरजेंसी, जब इमरजेंसी कंडीशन होगा, इमरजेंसी लग जाएगा तब कम किया जा सकता है, ऐसे इसमें आपका पैसा कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जब तक कि फाइनेंशियल इमरजेंसी ना लगे। ठीक है, तो आज हम लोग तीनों चीज़ देख लिए। होप कि आप लोग को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।